देखिए सर, अब ये हेनरी लॉ कर रहे थे, इसमें स्टेटमेंट लिखा था हमने, स्टेटमेंट लिखा था या नहीं? तो देखो सर, उस दिन बात बीच में थोड़ी सी रह गई, अगर और हमें बढ़ाना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of gas over it. लिखना हो तो एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हो, solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of gas over it at constant temperature, साथ में हर बार लिखना, ठीक है? लिखो सर soluble at constant temperature करके लिख लो, at constant temperature solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of gas over it, ठीक है? KH का क्या नाम था? हेनरीज कांस्टेंट। तो आपने लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका 2 बार। डिफरेंट गैसेस हैव different values of KH. Different gases have different values of KH at same temperature. तो आप अगली लाइन लिखने से पहले बताओ क्या हम कह सकते हैं कि हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। जब हम कह रहे हैं अलग अलग गैस के लिए सेम टेम्परेचर पर KH की वैल्यू अलग अलग होती है, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। तो लिख लीजिए एक लाइन, नेक्स्ट लाइन में वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। अगर हम प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, KH की वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग होती है, तो जिस गैस का KH बड़ा होगा उसका X, सिंपल मैथ्स है, ये वैल्यू हम कांस्टेंट रख रहे हैं। अब ये वैल्यू अगर कांस्टेंट रख रहे हैं तो ये बड़ा करेंगे तो उसको छोटा करना पड़ेगा नहीं? तो अगर ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये छोटा है, मैं बोल सकता हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम है, क्योंकि X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन ना। तो X अगर कम है तो कंसंट्रेशन गैस की कम है सॉल्यूशन में, इसका मतलब गैस डिसॉल्व कम हुई है। तो देखो सर, नहीं आया दोबारा देखो, मान लीजिए हम कहते हैं गैस है जिसका प्रेशर है 2 बार, ठीक, और उस गैस के KH की वैल्यू, या मान लीजिए मैं झूठ मूठ बोल रहा हूँ, CO2 गैस का नाम, उस गैस के KH की वैल्यू सपोज कर लेते हैं हैगी 1, X तो 1 नहीं हो सकता, चलिए KH की वैल्यू है 3, तो X कुछ होगा। फिर ये कोई दूसरी गैस है, दूसरी गैस मान लेते हैं N2, तो इसके भी प्रेशर हमने लगाया 2 और इसके KH की वैल्यू है 5, इसका X कितना होगा? 2/5। इसका X कितना होगा? तो कब X छोटा है, नाइट्रोजन का या CO2 का? तो अब इस बात करते हैं जिसका KH बड़ा है उसका X छोटा होगा नहीं होगा? जिसका KH छोटा है कंपैरिजन में उसका X आगे तरफ। तो आप एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, एट गिवन प्रेशर greater the value of KH of a gas, greater the value of KH of a gas, lesser is its solubility. हाँ या नहीं? lesser is its solubility, मानेंगे? देखो सर, ये बताया है कि इस केस में X आएगा 2/3 और इस केस में X आएगा 2/5, तो ये कितना है? लगभग 0.6, ये कितना? 0.4। तो जिसका KH बड़ा है उसका X छोटा है, जिसका KH छोटा है, दोनों में छोटा है नहीं, उसका X बड़ा है, दोनों में ये बड़ा है। ये बात कब है? जब दोनों का प्रेशर सेम रखना है, तो इसलिए हमने बोला एट सेम प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर सेम प्रेशर, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH ऑफ X, लेसर इज इट्स सॉल्युबिलिटी। तो जिस गैस के KH की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है?
अब इसी बात को यहाँ से लिंक करते हैं, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा गैस का केएच उतना कम होगा या ज़्यादा होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो केएच की वैल्यू से कम होगी। और जने भी सोचो सर, मैंने नहीं अभी आंसर बोला। अब हम टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, गैस सेम रख रहे, प्रेशर सेम रख रहे, तो एक ही गैस का अलग अलग टेम्परेचर पर केएच की वैल्यू। सर थोड़ी सी मुश्किल बात है इस पूरे आर्टिकल में, बस ये जरा सा मुश्किल है, नहीं आ रहा ना तो कोई टेंशन मत लो, लेकिन बोलते रहो मेरे साथ। मैंने अब आपसे क्या कहा, देखो दोबारा नहीं आ रहा। मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, ठीक, और उसे मैं पानी में डिजोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है पानी का, फिर मैं ऑक्सीजन गैस को डिजोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और इस बार पानी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। दोनों बार जो मैं गैस का प्रेशर लगा रहा हूँ वो 2 बार ही लगा रहा हूँ, ठीक। अब दोनों बार गैस तो ऑक्सीजन ही है, तो केएच की वैल्यू दोनों बार सेम होगी, अलग अलग होगी? क्यों? टेम्परेचर बदल गया तो पक्का एनएक्स बदल जाएगा। गर्म पानी में ज्यादा गैस घुलती है, ठंडे पानी में ज्यादा गैस घुलती है? गर्म पानी में ज्यादा गैस घुलती है। कभी पानी को किसी वेसल में भर के फ्लेम पे घर पे रखा हो किचन विचन में, क्या होता है? थोड़ी देर बाद उसमें बुलबुले उठने लगते हैं क्या? तो बुलबुले उठने का क्या मतलब होता है? जो उसमें खुली हुई गैसेज हैं वो बाहर आ रही हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी आप कह रहे ज़्यादा होती है। गर्म करने से तो पानी में जो गैस घुली होगी उसके मॉलिक्यूल्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो उड़ के बाहर आ जाएगी या नहीं? तो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस जो डिजोल्व हुई हुई है लिक्विड में वो भी बाहर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो सॉल्युबिलिटी तो कम हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से। क्लियर हो गया? तो जब सॉल्युबिलिटी कम हो रही है यानी एक्स छोटा हो रहा। अब x मान लेते हैं एक बार के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे तो है 0.7, और टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जिसको बात नहीं आ रही है बोलो सर, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कैसे कम होगी? तो मैं कोई और कहानी सुनाऊं? टेम्परेचर बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, बात समझ नहीं आई ना? देखो सर, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचिए, देखो कि मैंने एक ग्लास में पानी लिया, ग्लास तो सही नहीं रहेगा, किसी हम कहें कटोरे में पानी लिया, और उस कटोरे को हमने गर्म होने के लिए फ्लेम पे ऊपर रख दिया, तो क्या उसमें थोड़ी देर में बुलबुले बाहर आने लगते हैं? ये पक्का है ना? तो देखा है, पानी के उबलने से पहले उसमें कुछ बबल्स बनने लगते हैं क्या? बारीक बारीक से बबल्स नीचे से आते हुए दिखते हैं क्या ऊपर? तो वो किसके बबल्स आ रहे हैं? पानी में कोई गैस घुली हुई होगी, टेम्परेचर बढ़ने से उन गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, इतना तो पढ़ा है ना सबने, खूब बढ़िया से कॉमन सेंस से बता सकते हो ना कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। और नहीं भी है तो कॉमन सेंस से वैसे ही पता चल जाएगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी ना, और जब बढ़ेगी तो शांत होकर बैठ जाएगा, भागा भागा फिरेगा। तो अब उसमें से जब बाहर गैस निकले जा रही है, उड़ती जा रही है ऊपर निकल निकल के, तो अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी, अंदर गैस के मोल्स, अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन पानी में तो कम रह जाएगा। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन 0.7 है, तो 45 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की मोल फ्रैक्शन वाटर में 0.7 से ज्यादा या कम? जिसको अभी भी डाउट हो कि सर मुझे नहीं आया, तो बोलो सर अभी भी नहीं आया, तो बस वही बताया मैंने। मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का पानी में 0.7 है, मान लो ऐसे ही, तो 45 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन वाटर में 0.7 से ज्यादा होगा या कम होगा? टेम्परेचर बढ़ गया तो जो अंदर CO2 घुली हुई थी वो बाहर उड़ गई, तो अंदर डिजॉल्व नंबर ऑफ मोल्स O2 के कम हो गए, और डिजॉल्व नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए तो मोल फ्रैक्शन, बोलो विशेष जी हाँ या नहीं? अब यहाँ कौन है KH, यहाँ कौन है KH? अब आप बताओ KH की वैल्यू कब ज्यादा आएगी, 25 पे या 45 पे? 45 पर KH ज्यादा आएगी, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ हायर द टेम्परेचर ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH ऑफ अ गैस। लिखो फिर, हायर द टेम्परेचर greater is the value of greater is the value of KH of a gas. Comma
लेसर इज इट्स सॉल्युबिलिटी, कॉमा लेसर इज इट्स सॉल्युबिलिटी। बताइए बात बनी क्या? तो अगर अगर मैं आपको नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में उतार दूं, छोड़ दूं, और दूसरी बार मैं आपको 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में छोड़ दूं, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ हैं? 0 डिग्री वाले में तो ठंडे हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। अब मैंने यही बात मछली के साथ, फिश के साथ की, उसे नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में छोड़ा और उसे 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में छोड़ा, बेचारी कंफर्टेबल कहाँ होगी? तो जवाब है 0 डिग्री वाले में। क्यों? अभी अभी आपने कहा ना जितना टेम्परेचर कम होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी। देखो ना कॉपी में क्या लिखा है, ज़्यादा होगी। और इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, तो एक्वेटिक लाइफ तो ज़्यादा खुश। लो टेम्परेचर वाले पानी में रहेगी या नहीं? आप पानी को उबालो, पानी को उबाल के उसे बंद बंद करके ठंडा कर सकते हो क्या किसी बंद वेसल में? इसमें मैंने पानी रख के उबाला एक वेसल में, फिर मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया उबलने के बाद, तो यह ठंडा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर मैं फ्लेम हटा दूं तो ये ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में या नहीं हो जाएगा? ठंडा होते इसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगी। भाई गर्म उबलने पे तो ऑक्सीजन बाहर निकल गई थी, भाग गई थी, ठंडा होने पे ऑक्सीजन वापस आ जाएगी? कहाँ से आ जाएगी? हमने तो बंद कर दिया इसे ठंडा करते हुए, ऑक्सीजन के आने का रास्ता नहीं है। अब आपने किसी तरह इसके अंदर मछली छोड़ दी, तो मछली जिंदा रहेगी, मर जाएगी? क्योंकि इसके अंदर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जबकि तो रूम टेम्परेचर पे आ गया तब भी नहीं मिली, क्योंकि आपका वेसल बंद है। लेकिन आप इसको ठंडा करते बिना ढक्कन के, तो मछली जब सर्वाइव कर जाती, क्योंकि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर खुलता जाता, हवा की ऑक्सीजन इसमें डिजॉल्व होती चली जाती। आया क्या समझ? तो आप जब नहीं सोच पा रहे थे तो ये भी लिखो फिर एक लाइन छोड़ के, एक्वेटिक लाइफ ब्रैकेट में लिख लो, एग्जाम्पल फिशेस आर इज मोर कंफर्टेबल, aquatic life is more comfortable in cold water as compared to hot water। बोलो तीशे जी हाँ या नहीं? is more comfortable in hot water as compared to more comfortable in cold water as compared to hot water because of greater concentration या greater solubility, दोनों सही है, greater concentration या greater solubility of oxygen at low temperature। aquatic life ब्रैकेट में लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल फिशेज is more comfortable in cold water because of greater concentration of या greater solubility of, दोनों सही है, ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर। 2m कंसंट्रेशन वाला 5 लीटर सॉल्यूशन था खैर, और डेंसिटी कितनी दी हुई थी इसकी? 0.981 kg पर लीटर। यही बोला मैंने। और 2m ही है ना कंसंट्रेशन, 5 लीटर सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन किसका है? मिथेनॉल इन वाटर का। अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यही है ना क्वेश्चन? देखो सर, एनसीईआरटी कह रहा हूँ, हमारे सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में कंसंट्रेशन टर्म बेस्ड या कहीं कंसंट्रेशन बेस्ड जो न्यूमेरिकल सबसे टफ आया आज तक पिछले 20 साल में वही है। इससे मुश्किल वाला कंसंट्रेशन बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में नहीं आया कभी, सबसे टफेस्ट था ये। मोलालिटी दी हुई है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला लिखो, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो डेफिनेशन। अब मोलालिटी कितनी दी है? 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने क्या? नीचे क्या रखना है? बिल्कुल सही पकड़े, हमें रखना है वेट, और दी हुई है वॉल्यूम। तो हम किसके पास जाएंगे? डेंसिटी के पास। डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी कितनी है? केजी पर लीटर। मास हमें निकालना है, और वॉल्यूम कितना है? तो देखो इधर भी लीटर कैंसिल हो जाएगा क्या? तो मास क्या आया? पहले तो बताओ मास किसका है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का? गुड, मास ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की। वॉल्यूम भी किसका है? सॉल्यूशन का। डेंसिटी जब सॉल्यूशन की लिख रहे हो, वॉल्यूम सॉल्यूशन का कर रहे हो, तो मास भी किसका आएगा? सॉल्यूशन का। कितना? मल्टीप्लाई करके
क्या आ रहा है 4 पॉइंट, मान लेते हैं सर ने कैलकुलेशन सही करी, तो यहाँ पे लिखते हैं 4.905, हाँ या नहीं सॉल्यूशन का, और हमें रखना है, तो इसमें से माइनस करें किसका वेट, अब मिथेनॉल का वेट दिया ऊपर से नीचे तक कहीं भी, तो फिर क्या करें, फंस गए, हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट, तो अब हम किसके पास जाए, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स कितने हैं, एन नहीं माने आपने अभी, मोल्स कितने माने अभी, एन नहीं लिखा हुआ, पढ़ा जा रहा है ना ये, और वेट निकालना है, और मॉलिक्यूलर वेट मिथेनॉल का 32, तो क्या आया वेट या नहीं, अब इसे सॉल्व करके एन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जो भी आया एन की वैल्यू आ जाएगी, और एन की वैल्यू आई वो कौन होगा, सॉल्यूट होगा या नहीं, अब इसको सॉल्व करके जो भी एन की वैल्यू आएगी दैट विल बी द आंसर, और वैल्यू 9.22 मोल्स आ रही होगी जहां तक मुझे याद पड़ता है सॉल्व करके, सिक्स लीटर और 0.5 एम है ना, और जो NaOH है उस NaOH में 15% वाटर है ना, 5 एम सॉल्यूशन के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना चाहिए पता लगाना है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, और सॉल्यूशन कितना प्रिपेयर करना है, तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 0.5 इंटू 6 इंटू 40 या नहीं, देखना है 120 ग्राम आ रहेगा, लेकिन ये जो वेट आया ये प्योर NaOH का वेट है या नहीं, प्योर सॉल्यूट का वेट है या नहीं, लेकिन आपके पास जो सॉल्यूट है उसमें कितना पानी मिला हुआ है 15%, तो मेरा मतलब इसका मतलब ये है ना कि अगर मैं 100 ग्राम ये वाला लेता हूँ, 100 ग्राम प्रोवाइडेड NaOH कंटेन 85 ग्राम प्योर NaOH, सोचो जिसको, तो मैं इस बात को अगर आपके सामने ऐसे लिख दूं 85 ग्राम प्योर NaOH के लिए मुझे 100 ग्राम ये वाला NaOH लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं घुमा के क्योंकि मेरे को प्योर NaOH कितना चाहिए, तो 120 ग्राम प्योर NaOH के लिए कितना लेना पड़ेगा, ठीक है सबको क्लियर, आगे देखो सर उसमें साफ लिखा है कि जो NaOH आपको दिया गया उसमें 15% पानी है, तो आपके घर में मेहमान आने वाले थे और आप अपने मेहमानों को चावल बना के खिलाने वाले थे बाकी और चीज़ों के साथ, ठीक है, अब आपके मदर ने आपसे कहा कि हमें अब मेहमानों के लिए 85 ग्राम चावल बनाना पड़ेगा, कितने ग्राम, तो आप घर में चावल नहीं है तो आप बाजार से लेने गए कि भाई 85 ग्राम चावल खरीद लाते हैं, तो दुकानदार से आप गए और दुकानदार से जाके बोले भाई 85 ग्राम चावल दे दे, ठीक है, दुकानदार आपका पहचान वाला था, गोविंद नगर का था, उसने आपसे कहा कि भाई जो चावल है फिलहाल तो थोड़ा साफ वाला नहीं है, उसमें थोड़ा कंकर मिले हुए, तो आप फौरन क्या समझ जाओगे कि भाई अगर मैं 85 ग्राम तोलवा के लेके गया तो उसमें चावल तो 85 से कम होंगे, तो आपने दुकानदार से पूछा भाई जो कंकर है वो लगभग कितना है, तो उसने बोला लगभग 15% कंकर है, कितने परसेंट, तो अगर आप 100 ग्राम चावल खरीदोगे तो उसमें कंकर कितनी निकलेगी, अरे परसेंट तो हो गया, वैल्यू बोलो ना, सारा कुछ तो हलवा बना के परोसा आपको मैंने, 100 ग्राम में 15% कंकर यानी कितनी कंकर हुई 15 ग्राम, तो आपको चावल कितने मिलेंगे 100 ग्राम में, तो आप 85 ग्राम चावल खरीद के लाओगे 100 ग्राम, 100 ग्राम दाल चावल खरीदोगे नहीं खरीदोगे, क्योंकि घर आके जब उसकी छटनी करोगे तो उसमें से 15 ग्राम कंकर निकाल के तो फेंक दोगे, क्योंकि दुकानदार ने बोल दिया 15% तो कंकर निकलेगा, बात पकड़ में आ गई, बोलो सर, तो अब मुझे जो NaOH मिला है वो कितना 15% पानी वाला यानी 15% इंप्योरिटी वाला, तो आप समझ गए, तो इसका मतलब मुझे चाहिए 120 ग्राम प्योर NaOH, तो बाजार से तो फिर ज़्यादा खरीद के लाना पड़ेगा क्योंकि बाजार में प्योर नहीं मिल रहा, बाजार में इम्प्योर मिल रहा है,
कितना परसेंट प्योर है? अगर 15% इम्प्योरिटी है तो इसका मतलब 85% प्योरिटी है। तो 185 ग्राम अगर मुझे प्योर चाहिए तो बाजार से कबाड़े वाला कितना खरीदना पड़ रहा है? तो मुझे तो प्योर 120 चाहिए, तो बाजार से 120 से ज़्यादा खरीद के लाऊं, लेकिन 120 से ज़्यादा कितना, मैं तो उतना ही खरीदूंगा जितने कम से कम में मेरा काम चल जाए। तो 120 के लिए मुझे बाजार से कितना खरीद के लाना पड़ेगा? 141.17। नहीं आया अभी भी तो दोबारा बोलो, रिपीट कराओ। देखो सर, सब क्वेश्चन लिखो। डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। Derive the relationship between small m and capital M if d gram per ml, if d derive the relationship between small m and capital M given that d gram per ml is the density of solution and m dash is a molecular weight of solute। देखो सर, कैपिटल एम मोलारिटी गिवन है, तो उसका ये मतलब होता है क्या? m मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, सबको क्लियर? तो अब देखिए, हमें स्मॉल एम और कैपिटल एम में रिलेशन चाहिए। स्मॉल एम क्या होता है? फॉर्मूला बोलो। स्मॉल एम इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? एम मोलैरिटी का मतलब ये भी तो होता है मोल्स इन 1 लीटर। अगर मैं आपसे बोलूं 0.2 एम सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब? 0.2 मोल्स इन 1 लीटर। एम मोलैरिटी का मतलब एम मोल्स इन, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह फॉर्मूले में हमने क्या डाल दिया? मोल्स ऑफ सोल्यूट। नीचे क्या रखना होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मेरे पास वेट है या वॉल्यूम है सॉल्यूशन का? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा तो है साफ साफ। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी कितनी गिवन है? डी ग्राम पर एमएल। तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बोलो? ये तो सिखा रहे हैं बार बार। इधर एमएल है या नहीं? तो उधर भी एमएल बनाना पड़ेगा, और 1 लीटर का मतलब 1000 ml होता है, तो पता होगा शायद। और नहीं पता तो लिख लो सर, कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता, कोई शर्म की बात नहीं इसमें। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 cc इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तीनों एक ही बात। तो यहां से मास क्या आ जाएगा? 1000 डी या नहीं? अब ये जो मास आया 1000 डी, ये ग्राम में आया केजी में आया? ग्राम में आया ना, क्योंकि ग्राम था यहाँ पे। अब ये किसका मास है और हमें रखना है, तो इसमें से हमें सॉल्यूट माइनस करने पड़ेंगे। तो अभिषेक जी, सॉल्यूट का मास कैसे निकालें? तो हमें पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? कैपिटल एम। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना? एम डैश। तो वेट कितना है सॉल्यूट का? अब ये जो आया ये इसमें है पूरा यूनिट, ये भी ग्राम था, और यहां से जो वेट आता है वो भी ग्राम्स में आता है। तो ग्राम माइनस ग्राम इज ग्राम। इसलिए मुझे यहां क्या करना पड़ेगा? सॉल्व कर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड, सिर्फ न्यूमेरिकल इतनी सी बात पे बेस्ड है। ये प्रेशर ऑफ गैस है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हुआ है नहीं? और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हुआ तो ये केएच ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को आप क्या बदल सकते हो? एन ऑफ गैस, एन ऑफ गैस प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट ज्यादातर सारे क्वेश्चनों में ऑन दिया हुआ होगा, कर लेंगे। इस केएच का यूनिट क्या था बता सकते हो? कल मैंने हालांकि पढ़ा के भेजा था आपको। प्रेशर वाला, क्योंकि एक्स तो यूनिटलेस होता, एक्स तो यूनिटलेस होता। मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो जो पी का प्रेशर होगा यूनिट होगा वही। अब अगर आप साइड बुक करते हो तो किसी साइड बुक वाले ने इतना भयंकर धोखा दिया हमें। उसने क्या कहा? के एच इज इक्वल टू, एक मिनट सर मैं भूल गया हूँ क्या कहा उसने उसकी टर्म्स में, क्योंकि बहुत सारे वर्जन्स बनते हैं। हाँ, ऐसे करके कहा उसने। कहा तो पी एच इज इक्वल टू के एक्स सी, लेकिन अब ध्यान देना क्या कह दिया उसने, कितना बड़ा अनर्थ किया हमारे साथ। उसने बोला प्रेशर ऑफ गैस 2 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। KH की वैल्यू 3 एटमॉस्फेयर इनवर्स है।
सॉल्युबिलिटी या रो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालो। तो हम बोले तो बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया। P इज इक्वल टू KHX होता है, प्रेशर की जगह डालो 2, KH की जगह डालो 3 और X गैस, तो X गैस क्या आ गया 2/3। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये किसमें एटमॉस्फेयर में और ये किसमें, तो डायमेंशनलेस नाम का शब्द सुना हुआ, तो ये तो कभी भी सही नहीं हो सकता, ये गैस है ग्राम नहीं है, हो सकता है कि कभी भी सही। तो अगर ये फॉर्मेशन आई तो पता क्या फॉर्मूला होगा, P इज इक्वल टू 1/KHX। सोचो अब KH की वैल्यू आप ये वाली डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो, तो इसका मतलब ये बन जाएगा KH इज इक्वल टू PX, KH इंटू P इज इक्वल टू X। तो कुछ बुक्स में ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, अब मैं कैसे जज करूं सर ये वाला लगाना या ये वाला लगाना। तो अगर मुझे न्यूमेरिकल दिया है और उसकी KH की वैल्यू, KH का यूनिट प्रेशर इनवर्स वाला हुआ तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। अदरवाइज कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया जिसमें वैल्यूज नहीं दी कुछ नहीं दी, सब में मैं हमेशा ये वाला, समझ गए। कोई पूछे टेम्परेचर बढ़ने से KH की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर बढ़ने से KH की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, या ये वो कुछ भी पूछे तो मैं इसी के रेफरेंस में देता रहूंगा सारे। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब, तो अगर KH का यूनिट प्रेशर इनवर्स वाला है तो ही मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ, अदरवाइज हमेशा मैं इसी फॉर्मूले से काम करता हूँ, सारी थ्योरी सारे कंसेप्ट इसी फॉर्मूले पे लगाता हूँ, ठीक है। और एक मजेदार बात ये है, अगर आप एंट्रेंस देने जा रहे हो नीट का या जेईई मेंस का, तो हेनरीज लॉ जो है वो ही चुका तो डेल्टन ने भी दिया था, नाम हेनरीज का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। पहला लिखिए बहुत स्पीड के साथ, टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 in carbonated drinks, in carbonated drinks, comma bottles are sealed under high pressure, या bottle is sealed under high pressure। कुछ याद आया क्या कल का कहानी कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बनाने वाला उसमें CO2 घोलने के लिए क्या करता होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर के साथ उसमें CO2 रश कराता होगा अंदर या नहीं। तो हेनरीज लॉ ही तो यूज कर रहे हैं हम कि जितना प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन लिखिए, दूसरा एप्लीकेशन आपने क्लास 11th में पढ़ा था बॉयल्स लॉ के नाम पे करके कुछ, तो दूसरा एप्लीकेशन लिखिए एट हायर एल्टीट्यूड्स। हायर एल्टीट्यूड का मतलब क्या, पहाड़ों पर, बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो या हाई। जो कोई पहले ना पढ़ा हो सुना हो तो देख लो, ये मेरी अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैंने खूब बढ़िया से कराया था 11th में बार बार। ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये ब्लैंकेट ऑफ गैसेज है जिसका नाम एटमॉस्फेयर है। अर्थ के सरफेस पे ये बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, इसमें कौन भर गया पानी, ये क्या बन गया, सी, समुद्र, ओशन, कुछ भी मान लो। ये बंदा खड़ा है यहाँ पे, ये बंदा जो यहाँ खड़ा है क्या कहेगा, मैं सी शोर पे खड़ा हूँ। ये बंदा यही तो कहेगा मैं सी शोर पे खड़ा हूँ, ये बंदा है दिख रहा होगा रेड कलर का। तो ये अर्थ के सरफेस पे एक माउंटेन है, हो सकता है एक बंदा है माउंटेन के टॉप पे खड़ा है, वो क्या करेगा, मैं माउंटेन टॉप पे खड़ा हूँ। तो हायर एल्टीट्यूड्स पे कौन है, इस बंदे का नाम है एक्स और इस बंदे का नाम है वाई, बोलो। तो दोनों में से किसके सर पर लेयर्स ऑफ एयर ज्यादा हैं, तो किसके सिर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हुआ, याद रहेगा, एक्स के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा और वाई के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा तो उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम होगा या नहीं। और जब एयर का प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो ये अगर प्रेशर कम हुआ तो इसलिए यहाँ खड़ा हुआ बंदा जब सांस खींचेगा उसके लंग्स में ऑक्सीजन जाएगी, तो वहां से ब्लड में डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन। तो जब कम प्रेशर वाली ऑक्सीजन जाएगी तो डिजॉल्व भी कम होगी, तो उस बंदे की बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लगेगी, क्या हो सकती है क्या। और जब बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लगेगी, ब्लड सेल्स, बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलने लगेगी, तो बंदा बेहोश हो सकता है क्या, बेहोश होने लगेगा, सही से सोच नहीं पा रहा होगा, तो उसे हम क्या कह रहे होंगे कि उसे क्या प्रॉब्लम होती है, एनॉक्सिया कहते हैं इसको मेडिकली, जिसको हमने पिछले साल एल्टीट्यूड सिकनेस कहा था।
कि बंदे पहाड़ों पे जाने से बीमार हो जाता है, एल्टीट्यूड सिकनेस है, तो उसे अब हम क्या कह रहे हैं, एनॉक्सिया। तो आप लिखो जल्दी से, एट हाई एल्टीट्यूड्स partial pressure of oxygen in air is lesser. At higher altitudes, partial pressure of oxygen is lesser than at the ground level. Therefore, concentration of oxygen in blood of people at high altitudes, thus concentration of oxygen in blood of people at high altitudes is less. बोलिए, हेनरीज लॉ लगा रहे हैं इस बात को बताने के लिए नहीं? Therefore, they become weak, या they may become weak, comma, unable to think properly, dash, unable to think properly, dash dash आ गया, बोलो। एनॉक्सिया यानी उन्हें जो प्रॉब्लम हो गई, इस प्रॉब्लम का क्या नाम है, इस मेडिकल कंडीशन का क्या नाम है, एनॉक्सिया। थर्ड एप्लीकेशन कल करते हैं सर, टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है, बस थर्ड एप्लीकेशन करते ही हमारा हेनरीज लॉ का किस्सा खत्म हो जाएगा, कल कर देते हैं। ओके जी, ओके जी।